Assalamu alaikum to you all. This is Majid Imam Jokyo, and today we are going to discuss the causes of the failure of democracy in Pakistan. पाकिस्तान में जमहूरियत की नाकामी के असबाब। पाकिस्तान में जमहूरियत की जो नाकामी है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द काजेज़ ऑफ द फेलर ऑफ डेमोक्रेसी एज अ पाकिस्तानी। एक पाकिस्तानी की हैसियत से हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है उसकी नाकामी के क्या क्या असबाब हैं। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द काजेज़ ऑफ द फेलर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी टर्म से हमें क्या मुराद है? Democracy is taken from two Greek words, demo and cracy. Demo means the people and cracy means the rule. It means it is the rule of the people. It is the rule of the people. Democracy is best defined as the form of government in which the people elect their representatives and they in turn rule over the country. In simple terms, democracy is defined as the government of the people, by the people and for the people. So I hope you have understood what democracy actually is. Now let's move to the causes of the failure of democracy in Pakistan. The first and foremost cause of the failure of democracy in Pakistan is delayed constitution making. पाकिस्तान में हमारा मुल्क एक ऐसा बदनसीब मुल्क है कि उसे तकरीबन 10 साल तक, एक दहाई तक कोई आज़ाद कॉन्स्टिट्यूशन ना मिल सका। यानी हम इतने काबिल भी नहीं थे कि हम अपने मुल्क को अपने वतन को एक आज़ाद बग़ैर गुलाम कॉलोनियल इन्फ्लुएंस के कोई कॉन्स्टिट्यूशन दे सके। पाकिस्तान को तकरीबन 10 साल तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत चलाया गया और 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ। इट वाज नॉट अ फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो सिर्फ एक इशारा था कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा। तो 56 में जाकर हम पहला अपने मुल्क को आइन दे सके और उसे भी हमने 1958 में एब्रोगेट कर दिया। फिर हमने 1962 में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन लाया, फिर 1973 में तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन लाया। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेबॉर्ट्री बना दिया हमने अपने मुल्क को। तो ये जो एक दहाई थी ये बहुत ही भयानक गुजरी पाकिस्तान के लिए, बिकॉज जब मुल्क के पास कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था तो हाउ कुड इट रेस्ट्रिक्ट द अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस फ्रॉम कैप्चरिंग द पॉलिटिकल पावर। तो इसलिए जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस थी उन्होंने पेनेट्रेट किया हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ये बहुत बड़ी वजह थी पाकिस्तान में जमहूरियत की नाकामी की। The second important cause of the failure of democracy in Pakistan is feudalism. अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये आएगा कि फ्यूडलिज्म या फ्यूडल्स जो हैं वो काज कैसे हो सकते हैं डेमोक्रेसी के फेलर का। जी हाँ, फ्यूडलिज्म एक बहुत बड़ा काज है डेमोक्रेसी के फेलर का पाकिस्तान में, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं दे हैव ऑक्यूपाइड द पॉलिटिकल एरिना ऑफ द कंट्री। जो हमारे मुल्क का जो सियासी मैदान है उसे फ्यूडल लॉर्ड्स ने कैप्चर किया हुआ है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो डिक्टेटर्स जो माजी में रहे हैं, दे हैव ऑलवेज यूज्ड फ्यूडल लॉर्ड्स एज अ टूल टू लेजिटिमाइज दियर अथॉरिटी एंड दियर गवर्नमेंट। किस तरह के वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी उनमें से कुछ अफराद को, कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स को मिलाकर एक पॉलिटिकल पार्टी बना दिया करते थे और फिर उनको इलेक्ट करवाते थे। उनके थ्रू वो खुद इलेक्ट होते थे। तो इस तरह वो अपने इक़्तिदार को तूल देते थे और अपने इक़्तिदार को लेजिटिमाइज़ करते थे। तो ये जो लेजिटिमेसी थी वो अपने इक़्तिदार की वो फ्यूडल लॉर्ड्स से वो ड्राइव करते थे। तो इट वाज द सेकंड काज ऑफ द फेलर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट काज ऑफ द फेलर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज़ लीडरशिप क्राइसिस। जी हाँ, लीडरशिप क्राइसिस। लीडरशिप जो होती है वो मुल्क के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है।
अगर आपके लीडर अच्छे होंगे, ऑनेस्ट होंगे, ट्रस्टवर्दी होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, तो आपका मुल्क तरक्की करेगा हर मैदान में। हमारे साथ कुछ यूँ हुआ कि हम जो पहले गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ही डाइड इन 1948। फिर जो हमारे दूसरे रहनुमा तस्वुर किए जाते थे, लीडर तस्वुर किए जाते थे, लियाकत अली ख़ान, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही वाज आल्सो असैसिनेटेड इन 1951। तो इन दोनों लीडरान की जो है वो दुनिया से जाने के बाद एक लीडरशिप क्राइसिस पैदा हुआ मुल्क में। फिर एक लीडरशिप, आप कह सकते हैं कि लीडरशिप वैक्यूम पैदा हुआ। फिर उस वैक्यूम को फिल करने के लिए एक सरधड़ की बाजी लगाई गई जो मुख्तलिफ जो इंटरेस्ट ग्रुप्स थे मुल्क में, उनकी तरफ से। जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी, उसने इस वैक्यूम को फिल किया। जब उसने इस वैक्यूम को फिल किया तो जो पॉलिटिशियंस थे या जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, वो कमज़ोर पड़ गई। उनके कमज़ोर पड़ने से ये हुआ कि मुल्क में डेमोक्रेसी ना चल सकी, यानी कि उन जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी उसका इन्फ्लुएंस बढ़ गया। तो जो लीडरशिप क्राइसिस थे मुल्क में, वो भी एक बहुत बड़ी वजह थे अर्ली ईयर्स में पाकिस्तान के डेमोक्रेसी के फेलर की। जो चौथा अहम काज है डेमोक्रेसी के फेलर का, वो है नो इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत अहम कलीदी किरदार अदा करती है किसी भी मुल्क की डेमोक्रेसी की नरिशमेंट में। अगर आपकी डेमोक्रेसी पार्शल होगी तो अगर आपकी जुडिशरी पार्शल होगी तो आपकी डेमोक्रेसी को उसका नुकसान होगा। इसकी मिसाल आप कुछ यूँ ले लें कि पाकिस्तान में मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का जो केस था, उसका अगर कहते हैं कि अगर उसका रिज़ल्ट जो था, अगर उसका वर्डिक्ट जो था वो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के हक़ में आ जाता, तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो मुख्तलिफ होती। जस्टिस मुनीर जो थे, उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि अब के मौलवी तमीज़ुद्दीन खान का जो रिट पटिशन है उसे हम ख़ारिज करते हैं, यानी कि जो पार्लियामेंट है या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको हम बहाल नहीं करते। तो वो जो वर्डिक्ट था वो डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट नेसेसिटी के बेस पर दिया गया। अब अगर उस वर्डिक्ट को हम सामने रखें तो अगर वो वर्डिक्ट मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के हक़ में आ जाता तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री कुछ मुख्तलिफ होती। फिर हम देखें तो हम मुशर्रफ के दौर पर अगर आएँ तो मुशर्रफ के दौर को भी हमारी जुडिशरी ने लेजिटिमाइज़ किया, उसको भी जस्टिफ़ाई किया, उस रूल को स्टेट नेसेसिटी के बेस पर। तो इस तरह जुडिशरी का जो किरदार होता है वो भी अहम और कलीदी किरदार होता है डेमोक्रेसी की नरिशमेंट में। तो हमारे पास जो जुडिशरी माजी में रही है वो पार्शल जुडिशरी रही है, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल जुडिशरी हमारे पास नहीं थी, तो हम डेमोक्रेसी को आगे स्ट्रॉन्ग ना कर सकें। जो पांचवी बड़ी अहम वजह है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के फेलर की, वो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। जी हाँ, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ये एक ऐसी पॉलिटिक्स है जहाँ पर कुछ जो फैमिलीज़ होती हैं वो ऑक्यूपाई करती हैं पॉलिटिक्स को या पॉलिटिकल एरिना को, कब्ज़ा करती हैं उस पर, और फिर किसी दूसरे को ये अलो नहीं करते कि वो पॉलिटिकल एरिना में आकर अपनी एक्टिविटीज़ सरअंजाम दे। हमारे साथ भी कुछ ऐसा है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको कुछ फैमिलीज़ ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी उन फैमिलीज़ की जो है वो डोमिनेंस है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ पर। नज़रियात को जो है वो शख्सियात पर फोकियत नहीं दी जाती, शख्सियात को नज़रियात पर फोकियत दी जाती है। यानी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नज़रिए हैं उनको बालाए ताक रखते हुए जो शख्सियात हैं उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसकी वजह यह है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है हमारे पास, कुछ फैमिलीज़ हैं उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो ये बहुत बड़ा एक काज है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के नाकाम होने का।
जो छठा अहम काज है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के फेलर का, वो है बैड गवर्नेंस। बैड गवर्नेंस। गवर्नेंस दो किस्म की होती है, एक गुड गवर्नेंस होती है और एक बैड गवर्नेंस होती है। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग गुड एंड बैड गवर्नेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म गवर्नेंस, कि गवर्नेंस से क्या मुराद है। गवर्नेंस जो होती है वो आपके मुल्क को रूल करने का एक मेथड होता है, कि किस मेथड के थ्रू आप अपने मुल्क को मुल्क की जो है वो गवर्नमेंट उसको चला रहे हैं, यानी द वे ऑफ गवर्नमेंट, हाउ यू रूल ओवर योर स्टेट। तो जो गुड गवर्नेंस होती है उसमें उमूमन ये होता है कि जो आवाम होती है वो प्रॉस्पेरियस होती है, खुशहाल होती है और डेमोक्रेसी लवर होती है। लेकिन जब मुल्क में बैड गवर्नेंस होती है तो वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर जो आवाम होती है वो डेमोक्रेसी लवर तो नहीं होती, बल्कि डेमोक्रेसी से नफ़रत करती है, यानी उनके नज़र में डेमोक्रेसी की कोई अहमियत नहीं होती। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि जब भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ इक़्तिदार में आती हैं तो वो बैड गवर्नेंस के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स सेट करती हैं कि हम हमारे दिमाग ही चकरा जाएं। तो जो बैड गवर्नेंस है हमारे मुल्क में, वो भी एक बहुत बड़ा काज है हमारी डेमोक्रेसी के फेलर का। अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो बैड गवर्नेंस है वो डेमोक्रेसी जब मुल्क में होती है तो कुछ ज़्यादा ही हमारे यहाँ बैड गवर्नेंस हो जाती है बनिस्बत डिक्टेटरशिप के। तो बैड गवर्नेंस जो है वो भी एक अहम काज है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के फेलर का। जो सातवां बड़ा काज है डेमोक्रेसी के फेलर का वो है रिगिंग क्राई। जी हाँ, हमारे यहाँ अमूमन यही होता है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो इलेक्शन में जिनको शिकस्त होती है वो रिगिंग क्राई शुरू करती हैं कि धांधली हो गई। अब इससे ये होता है कि इससे जो हमारी आवाम है उसको उन पॉलिटिकल पार्टीज़ पर या पॉलिटिशियंस पर जो एतबार है वो उठ जाता है, यानी उन्हें समझ ही नहीं आती, जो लेमैन है जो आम आदमी है उसको ये समझ नहीं आती कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं जो कह रहे हैं कि इलेक्शंस में धांधली हुई है, क्या वाकई में इलेक्शन में धांधली हुई है या ये महज एक सियासी हरबा है। तो जो रिगिंग क्राई है हर इलेक्शन के बाद, उमूमन हमारे यहाँ हर इलेक्शन के बाद ये रिगिंग क्राई हमें सुनने को मिलता है। हर वो पार्टी जो इलेक्शन हार जाती है वो फिर यही रोना रोती है कि इलेक्शन में धांधली हुई थी, रिगिंग हुई थी। तो ये बहुत बड़ा काज है डेमोक्रेसी के फेलर का। जो आठवां बड़ा काज है डेमोक्रेसी के फेलर का वो है इररिस्पॉन्सिबल रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। इररिस्पॉन्सिबल रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका रोल कुछ अहम हमारे यहाँ नहीं रहा है, यानी जो मैंने पहले बात की कि जो शख्सियात हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़्यादा अहमियत देती हैं नज़रियात पर। यूके यूएसए को अगर हम देखें या जितनी भी जो अहम डेमोक्रेसीज़ हैं जिसमें स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम में पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत अहम किरदार होता है। अब हमारे यहाँ कुछ ऐसा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका रोल जो है वो इररिस्पॉन्सिबल रोल है, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो नज़रियात से शख्सियात को ज़्यादा फोकस करती हैं और एक गैर ज़िम्मेवार किरदार जो है वो अदा करती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी पे लोगों को एतबार ख़त्म हो जाता है और डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। द नाइन्थ इम्पोर्टेंट cause of the failure of democracy in Pakistan is illiteracy. पाकिस्तान में लिटरेसी रेशो बहुत कम है। साउथ एशिया के दूसरे अगर हम ममालिक को देखें तो उनसे पाकिस्तान में लिटरेसी रेशो बहुत कम है।
लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी ख़तरनाक बात है वो ये है कि फ़ीमेल लिटरेसी रेशो जो है मुल्क में वो ना होने के बराबर है। अब फ़ीमेल का जो लिटरेसी रेशो है वो बहुत अहम किरदार उसका होता है डेमोक्रेसी की फ्लोरिशमेंट में। वैसे तो दोनों जेंडर्स का जो लिटरेसी रेशो है वो अहम होता है, लेकिन जो वुमेन लिटरेसी रेशो है वो ज़्यादा अहम होता है। किसी ने क्या खूब कहा था कि मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दे दो, मैं आपको पढ़ी लिखी कौम दूंगा। गिव मी एन एजुकेटेड मदर, आई विल गिव यू द एजुकेटेड नेशन। तो जो लिटरेट पॉपुलेशन होती है उसके पास जो डेमोक्रेसी है उसकी रेस्पेक्ट होती है, वो डेमोक्रेसी को रेस्पेक्ट देती है, क्योंकि वो उस डेमोक्रेसी को एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसिडर करती है। हमारे यहाँ एजुकेशन और लिटरेसी रेशो बहुत कम होने की वजह से लोग डेमोक्रेसी को इतनी अहमियत नहीं देते, यानी इनडिफरेंट हैं डेमोक्रेसी के साथ। तो एक बहुत बड़ी वजह है डेमोक्रेसी के फेलर की। जो 10वां अहम काज है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इज़ द इर्रिस्पॉन्सिबल रोल ऑफ सुपर पावर्स। सुपर पावर्स जो हैं, जिसमें USA, रशिया, UK, चाइना, इन तमाम का जो किरदार है वो कुछ अच्छा नहीं रहा। अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की हम बात करें तो वो कैसे अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उनको एक डायनामिक लीडर की ज़रूरत होती है, एक डिक्टेटोरियल नेचर के एक शख्स की ज़रूरत होती है कि जिसके थ्रू वो अपने पॉलिसीज़ और प्लान्स को मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें, पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें। हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो कुछ ऐसी है कि कि हमारा मुल्क इकनॉमिकली कमज़ोर होने के बावजूद पॉलिटिकली इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसलिए जो जितने भी सुपर पावर स्टेट्स हैं उन सब का ये मकसद होता है कि मुल्क में एक ऐसे शख्स को इक़्तिदार दिया जाए, ऐसे शख्स के इक़्तिदार को सपोर्ट किया जाए जिससे उनके इंटरेस्ट्स को फुलफ़िल वो करें उस शख्स के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल 1970s के अरसे में हमने 1980s के अरसे में हमने जो किया अफ़गानिस्तान में, वो हम सब के सामने है कि किस तरह एक सुपर पावर ने एक डायनामिक लीडर को, डायनामिक रूलर को इस्तेमाल करते हुए अपनी पॉलिसीज़ और प्लान्स को अफ़गानिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट किया। तो ये हमने आज 10 अहम डेमोक्रेसी के काजेज़ पर बात की। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के दूसरे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।